सबसे पहले सर्वे वेसल परियोजना के तहत दूसरे जहाज आईएनएस निर्देशक को बुधवार को विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ ने कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता की, जिसका आयोजन पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर ने किया। इसके बाद 16 दिसंबर को भारतीय सेना की स्पीयर कॉर ने एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें मणिपुर के कई जिलों में तलाशी अभियान के दौरान जब्त की गई बंदूकों, बमों और गोला बारूद के बीच एक स्टारलिंक किट दिखाई दे रही थी। रक्षा सूत्रों ने बताया कि इंटरनेट डिवाइस मणिपुर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सदस्यों से जब्त की गई थी, जो म्यांमार स्थित मीतेई जातीय समूह है, जो एक अलग राष्ट्र की मांग करता है। और अंत में भारत और चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 6 बिंदुओं पर सहमत हुए, जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने शांति बनाए रखने की आवश्यकता और सीमा मुद्दे के लिए निष्पक्ष, उचित और परस्पर स्वीकार्य पैकेज समाधान की तलाश जारी रखने की प्रतिबद्धता पर सहमति व्यक्त की। सर्वसम्मति वाले बिंदुओं में तिब्बत जैसे क्षेत्रों में सीमा पार पर्यटन और सीमा पार नदी सहयोग और नाथुला सीमा व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली भी शामिल है। सीमा पर घटनाएं बढ़ने के बाद ये पहली विशेष प्रतिनिधि स्तर की बैठक थी। ये बैठक पिछले महीने काजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बायलैटरल वार्ता के बाद हुई है। लद्दाख के गलवान में दर्शकों में सबसे नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। ये जहाज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्माणाधीन 4 सर्वेक्षण जहाजों की श्रृंखला का हिस्सा है। जल सर्वेक्षण करने, नौवहन में सहायता करने तथा समुद्री परिचालनों में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया। ये वेसल भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वेसल की दूसरी भूमिका अस्पताल जहाज के रूप में काम करना और मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन में भाग लेना है। ये वेसल पूर्वोत्तरी जहाज निर्देशक का उत्तराधिकारी है, जिसने 3 दशकों से अधिक समय तक भारतीय नौसेना की सेवा की। जिसे केंद्रीय मंत्री श्री संजय सेठ ने समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में सर्वेक्षण जहाज की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अत्यधिक विशिष्ट जहाज सर्वेक्षण वेसल समुद्र का नक्शा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर्वेक्षण जहाजों की कूटनीतिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, जब हमारे सर्वेक्षण जहाज किसी मित्र देश के समर्थन में मिशन पर जाते हैं तो वे इस बात का प्रतीक होते हैं कि भारत बिना बदले में कुछ मांगे किसी दोस्त की मदद करने में विश्वास करता है। इससे हमारे बायलैटरल संबंधों को मजबूत करने और लंबी अवधि में व्यापार के अवसरों को खोलने और बढ़ावा देने में मदद मिलती है। नए सर्वेक्षण जहाज हमें और भी अधिक शक्तिशाली बनाएंगे, क्योंकि विदेशी बेड़े हाइड्रोग्राफिक सहयोग के लिए भारतीय नौसेना की ओर देख रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब स्टारलिंक ने भारत के सुरक्षा इलाकों में चिंता बढ़ाई है। इस महीने की शुरुआत में अंडमान और निकोबार पुलिस ने म्यांमार से बड़ी मात्रा में मैथ ले जा रही एक नाव में स्टारलिंक किट जब्त किए जाने के बाद स्टारलिंक को नोटिस भेजा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने किट खरीदार का नाम, भुगतान विधि और पंजीकरण विवरण मांगा है। हालांकि डिवाइस जब्त होने का मतलब ये नहीं है कि भारत में स्टारलिंक इंटरनेट का उपयोग किया जा सकता है। मणिपुर में जब्ती पर प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क ने कहा, ये झूठ है, भारत के ऊपर स्टारलिंक सैटेलाइट बीम बंद कर दिए गए हैं। आधिकारिक तौर पर स्टारलिंक भारत में उपलब्ध नहीं है। वास्तव में ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में चालू नहीं है। निकटतम स्थान जहां से इसे एक्सेस किया जा सकता है मलेशिया, इंडोनेशिया और यमन है, लेकिन उपलब्धता के बारे में स्टारलिंक की आधिकारिक स्थिति हमेशा वास्तविकता से मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए म्यांमार में स्टारलिंक का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है, खासकर विद्रोही समूह के कब्जे वाले क्षेत्रों में। म्यांमार में हजारों स्टारलिंक डिश चालू हैं, जहां स्टारलिंक आधिकारिक तौर पर उपलब्ध भी नहीं है। रूस और अफ्रीकी महाद्वीप के ज्यादातर हिस्से में भी स्टारलिंक काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन जगहों पर इस सेवा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यूक्रेनी सेना ने बार बार दावा किया है कि उनके ड्रोन ने रूसी सीमा पर स्टारलिंक टर्मिनल देखे हैं। मार्च में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी कमेटी ने स्टारलिंक के पेरेंट कंपनी स्पेसएक्स को रूस द्वारा इस सेवा के अवैध इस्तेमाल के बारे में लिखा था। इस वर्ष की शुरुआत में ब्लूमबर्ग न्यूज़ और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा की गई 2 अलग अलग जांचों में पाया गया कि रोमिंग योजना वाले स्टारलिंक टर्मिनलों का उपयोग आधुनिकृत क्षेत्रों में किया जा रहा था। विशेषज्ञों का कहना है कि स्टारलिंक ब्लैक मार्केट में व्यापक रूप से उपलब्ध है। कंपनी उपग्रहों को भेजे जाने वाले पिंग के आधार पर सक्रिय देशों के स्थानों की पहचान भी कर सकती है, जिनकी संख्या 6000 से अधिक है, और ऐसा लगता है कि इसने अतीत में भी ऐसा किया है।
अगस्त में कई यूक्रेनी सैनिकों ने संभवित जियो फेंसिंग के कारण रूस के कुस्कर्क में प्रवेश करते समय अपने स्टारलिंक टर्मिनल को काम करते नहीं पाया। स्टारलिंक अपनी क्षमता, अंतिम उपयोग और गति के आधार पर अलग अलग प्लान और डिवाइस प्रदान करता है। मलेशिया में बेस मॉडल, जिसे स्टैंडर्ड एक्यूचेटेड किट कहा जाता है, लगभग म्यांमार के 1,700 रुपये या भारतीय करेंसी के 32,190 रुपये की छूट पर उपलब्ध है। मूल रूप से इसकी कीमत 43,800 रुपीज़ थी। आवासीय उपयोग के लिए उपयोगकर्ताओं को प्रति माह अतिरिक्त म्यांमार के 220 या भारतीय करेंसी के 4,190 रुपये प्रति माह खर्च करने होंगे। भारत और चीन की बैठक का उद्देश्य सीमा पर शांति के प्रबंधन की निगरानी करना तथा सीमा प्रश्न का निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशना था। बैठक में दोनों पक्षों ने सीमावर्ती क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा बायलैटरल संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की। चर्चा के दौरान दोनों विशेष प्रतिनिधियों ने भारत चीन बायलैटरल संबंधों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों द्वारा सहमत राजनीतिक दिशा निर्देशों के अनुरूप सीमा मुद्दे का निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य पैकेज समाधान खोजने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर लगभग 4 वर्षों की सैन्य गतिरोध के बाद अक्टूबर में हुई इस वापसी में भारत और चीन दोनों ने डेमचौक और देपसांग में 2 शेष टकराव बिंदुओं से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। विघटन के बाद भारत और चीन दोनों इस गति को बनाए रखने और विश्वास को फिर से स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं। विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता, जो सीमा विवाद को संबोधित करने के लिए एक लंबे समय से स्थापित तंत्र का हिस्सा है, एक अंतराल के बाद बुलाई गई है, जिसकी आखिरी बैठक 2019 में हुई थी। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।